अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बजटिंग का। तो बजटिंग के अंदर लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी, हमने दो टाइप के बजट्स बनाए थे कि एक सेल्स, अगर आप कैश की डिस्बर्समेंट एंड सेल्स की आपकी कलेक्शन कितनी होती है। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि सेल्स का बजट क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले अ, चलिए मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ व्हाट इज़ बजट। बजट क्या होता है कि अगर आपने कोई काम करना हो, तो आप क्या करते हैं? आप वो काम करने से पहले बजट बनाते हैं या फिर खर्चे का एस्टिमेट करते हैं, या काम करने के बाद सोचते हैं कि मैंने ये काम कर लिया तो इसका खर्चा कितना होगा? ऑब्वियसली आप काम करने से पहले ही सोचेंगे कि ये काम जो है मैंने अगर करना है तो उसके ऊपर मेरा तख़मीना कितना आएगा, मेरी लागत कितनी आएगी। तो आप बजटिंग जो है वो काम करने से पहले बनाते हैं। अच्छा, बजटिंग की एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि हर साल जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में जो भी गवर्नमेंट है, वो जून या जुलाई के अंदर बजट अनाउंस करती है। वो बजट क्या होता है? वो बजट ये होता है कि इस साल जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी रेवेन्यू कलेक्शन इतनी होगी और हमारे एक्सपेंसेस जो है वो पूरी जो गवर्नमेंट को या मुल्क को चलाने के हैं वो इतने होंगे। तो वो बजट वो बनाते हैं। तो कंपनीज के अंदर अगर हम इस चीज़ का इतलाक करें तो कंपनीज अपनी बजटिंग करती हैं। सबसे पहले वो अपने बजट जो बनाती हैं वो उसका सेल्स की फोरकास्टिंग करती हैं कि सेल्स उनकी कितनी होगी, और सेल्स के ऊपर ही तमाम बजट जो है वो जो है रिलाय करता है। सेल्स का मतलब क्या है जी? सेल्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और कंपनीज अपनी प्रोडक्ट सेल करती हैं और उसके एवज वो पैसे कमाती हैं। अच्छा जी, प्रॉफिट कहाँ से आता है? प्रॉफिट आया जब आप सेल करते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, और रेवेन्यू के अंदर ही शामिल होता है अ, आपकी प्रॉफिट। और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ से आप सेल्स को अगर गौर से, अगर आप, सॉरी मैं कुछ और भी बताना चाह रहा था आपको, लेकिन मैं स्टिक करता हूँ सेल्स के ऊपर। सेल्स बजट कंपनी जब फोरकास्ट करती है कि हम लोग इतनी सेल करेंगे, तो ऑब्वियसली दे मेक मेजर्स टू मेक दोज सेल्स पॉसिबल। आप अगर अपने इलाके की दुकान पे जाएं तो मोहल्ले में आप देखेंगे कि एक छोटी सी सुपरमार्केट बनी होगी, और सुपरमार्केट के पास अंदर जो है ना वो सामान उन्होंने भर भर के रखा होगा। हमारे इलाके में यहाँ पे अल फतेह है, तो अल फतेह के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है और वो डेली इसकी सेल्स करते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने फोरकास्टिंग की होती है कि हम लोगों ने डेली की सेल इतनी करनी है और इतने का मटेरियल हम लोगों ने परचेज करना है। अगर अल फतेह के अलावा अगर आप कोई मोहल्ले की दुकान देखें, तो मोहल्ले की दुकान पे सेल किस तरीके से होती है? 1 किलो चीनी दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, और 1 बिस्किट दे दो। तो छोटी-छोटी सेल्स वो डेली के हिसाब से कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अल्टीमेटली उनका मंथली सेल देखें तो मंथली सेल उनकी काफ़ी कम होती है, एज़ कंपेयर्ड टू अ पर्सन हू इज़ सिटिंग इन आज़म क्लॉथ मार्केट, एज़ कंपेयर्ड टू अ पर्सन हू इज़ सिटिंग इन शालमी मार्केट, जहाँ पे होलसेल का कारोबार होता है। वो अगर सारे दिन में एक सेल ही करें तो एक सेल ही जो नाम उनकी होती है लाखों के अंदर। लेकिन यहाँ पे आम जो करियाने की दुकानें हैं, वहाँ पे उनकी सारा दिन अगर वो सेल करें तो कुछ हज़ारों में उनकी सेल होती है। तो ऑब्वियसली सेल्स बजट बनते हैं कि आप अपनी सेल्स कितनी करेंगे, और उसी हिसाब से आपके पास आमदनी कितनी होगी, आपके पास पैसे कितने आएँगे। सबसे पहले जब आप सेल्स करते हैं, तो सेल्स ऑब्वियसली वो ही चीज़ करेंगे जो आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उसको सेल्स कैसे कर सकते हैं? तो सेल बजट बनाने के लिए जो आपको सेकेंडरी चीज़ चाहिए, वो आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है। आप सेल फोरकास्ट करते हैं 10,000 प्रोडक्ट्स की। इफ यू डोंट हैव दोज़ 10,000 प्रोडक्ट्स, यू कैन नॉट इवन सेल दैट। सो यू हैव टू प्रोड्यूस दोज़ 10,000 प्रोडक्ट्स टू मेक देम अवेलेबल। और जब आप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो 3 चीज़ें क्या है जी? आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसको मैं आम तौर पे हम मटेरियल कह देते हैं। सेकंड, आपको लेबर की ज़रूरत होती है, और थर्ड, आपको
फैक्ट्री ओवरहेड्स की या फिर ओवरहेड्स की जरूरत होती है। तो आपको ये 3 सेपरेटली बजट्स और बनाने पड़ते हैं। मटेरियल आपका कितना इस्तेमाल होगा, ऑब्वियसली इफ यू आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस 10,000 प्रोडक्ट्स देन यू नो दैट हाउ मच मटेरियल यू विल कंज्यूम। सपोज इन 10,000 प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यू यूज मटेरियल एक्स एंड वाई, दो मटेरियल्स आपके इस्तेमाल होते हैं, तो आपके पास ये मटेरियल कितनी तादाद में होना चाहिए, यू हैव टू प्लान दैट बजट के आपके पास ये मटेरियल कितनी तादाद में होगा। उसके बाद सेकंड चीज है कि आपके पास लेबर कितनी होगी और आपने कितनी लेबर इस यहाँ पे एम्प्लॉय करनी है इस बजट को बनाने के लिए। और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, आपका फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगेगा और इसके मुतालिक भी आपको तमाम बजटिंग करनी पड़ती है। सपोज आप यहाँ ईद आ रही है, अब ईद आ रही है राउंड अबाउट तकरीबन सवा महीना रह गया है और रमजान शुरू हो रहा है कोई 24-25 अप्रैल से, और 24-25 या 26 अप्रैल की हमारी ईद होगी। तो जब ईद होगी तो ईद से पहले आपको पता है कि गारमेंट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ईद के ऊपर। तो सपोज हमारा गारमेंट यूनिट एंड वी हैव टू प्रोवाइड गारमेंट प्रोडक्ट्स 10 डेज बिफोर ईद। अगर हमें 10 दिन चाहिए, 10 दिन पहले प्रोडक्ट्स जो है हमारी अवेलेबल करवानी है ईद से, तो हमारे पास डेडलाइन है जी, हमारे पास सपोज 16 मैं देखता हूँ 15 मई की हमारे पास डेडलाइन है कि हमें 15 मई को अपने फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए 12 या 13 मई को, या 14 मई लगा लेते हैं जी, हमारी 14 मई तक हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और प्रोडक्शन कब से कब तक, आज हमारे पास 16 है, 16 से लेके 14 ऑफ मई तक हमारी प्रोडक्शन गारमेंट्स की कंप्लीट हो जानी चाहिए ताकि हम उसको मार्केट के अंदर सप्लाई कर सकें। अब इसके लिए हमें मटेरियल चाहिए। मटेरियल कब हमें अरेंज करना पड़ेगा, मटेरियल हमें आज के दिन ही अरेंज करना पड़ेगा। आज से सपोज हम लोग 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक मटेरियल अरेंज करते हैं। मटेरियल अरेंज करने के बाद हमें लेबर चाहिए। लेबर जो है वो हम लोग ऑब्वियसली ये साइमल्टेनियसली काम चलेगा, मटेरियल आता जाएगा, साथ ही हम लोग लेबर को लगाएंगे और हम अपना प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करेंगे। तो 16 से लेके हमें तकरीबन 16 ऑफ अप्रैल से लेके 16 ऑफ 15 ऑफ सॉरी 14 ऑफ हमें मई तक जो है वो लेबर को एम्प्लॉय करना है, और इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करना है। तो ये तमाम चीजें जो है इसकी एस्टिमेशन होती है बजट्स के अंदर, कि आप एस्टिमेट करते हैं कि आप की सेल्स कितनी होगी, उसके पीछे आपकी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, और प्रोडक्शन जब आप उसकी एस्टिमेशन करते हैं तो आपका मटेरियल कितना कंज्यूम होगा, उसके ऊपर लेबर कितनी लगेगी और फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगेगा। ऑब्वियसली ये तमाम अखराजात जब आप कर रहे हैं तो ये अखराजात कहाँ से करेंगे आप, और इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा कैश बजट। कैश बजट क्या होता है जी, कैश कैश बजट में आप कि आपका कैश कहाँ से आएगा और कहाँ पे आप कैश को अपने यूटिलाइज करेंगे। आप कैश यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन करने में यूटिलाइज कर रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं, लेबर को पैसे दे रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड दे रहे हैं, तो प्रोडक्शन के अंदर आपके तमाम के तमाम कैश अखराजात आएंगे। अब ये कैश आपने कहाँ से जनरेट करना है और किस किस हेड के अंदर लगाना है, ये तमाम आपका कैश बजट के अंदर आ जाएगा। तो जब कैश बजट बनेगा, अब अगर हम तमाम के तमाम बजट इकट्ठे बनाएंगे तो उसको हम एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम मास्टर बजट। जब उस इस मास्टर बजट के अंदर तमाम के तमाम बजट्स हम इकट्ठे करके बनाते हैं। और इसके अलावा एक और टाइप है जी, एक है जी फिक्स बजट, फिक्स्ड बजट, और एक है जी फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट क्या है जी, कि अगर हम सपोज करते हैं कि हमने 10,000 यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी है, या 10,000 यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी के लिए अगर हम कोई बजट बनाएंगे तो दैट विल बी अ फिक्स बजट। इसमें हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते ना कम कर सकते हैं, हम लोगों ने 10,000 के हिसाब से ही प्रोडक्शन करनी है, और जो है उसकी एक्टिविटी का लेवल हमने 10,000 पर 10,000 यूनिट्स ही लेना है। इसके बरक्स अगर फ्लेक्सिबल बजट की तरफ हम देखें तो सपोज मैं कहता हूँ जी 9,000 यूनिट्स
से लेके हम लोग बनाते हैं जी 11,000 यूनिट्स। ये दो एक्टिविटी लेवल्स दे रही है कि मैं 9,000 यूनिट्स के ऊपर क्या एक्टिविटी लेवल होगा, बजट होगा हमारा, और 11,000 एक्टिविटी लेवल के ऊपर क्या हमारा बजट होगा। तो ये दो दो लेवल है। और मोस्टली जो प्रेफरेंस दी जाती है वो फ्लेक्सिबल बजट को दी जाती है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास 2 यूनिट है। सपोज मैं अगर कहता हूँ कि मैंने मकान बनवाना है और मैं किसी से कहता हूँ कि यार मुझे एस्टिमेट दो कि कितना एस्टिमेट खर्चा लगेगा, तो मुझे पूछेगा कि यार आपका बजट कितना है। मैं उसे ये सिंपली कहूंगा कि यार मेरा बजट जो है अराउंड अबाउट 20 से 25 लाख के दरमियान है। तो वो असल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा हूँ और उसको बता भी रहा हूँ कि 20 से 25 तक मेरी रेंज है, इसी के दरमियान में तुमने मुझे जो है वो मकान बना के देना है। और अगर मैं उसे कहूंगा कि जनाब 10 लाख मेरा या 20 लाख मेरा जो है बजट है, तो उसके लिए जो है वो थोड़ी सी रिजिड बाउंड्री आ जाएगी कि 10-20 लाख के अंदर उसने मैनेज करना है। अब उसको पता है कि यार थोड़ा सा फ्लेक्सिबल काम है, तो 20 लाख से 25 लाख के दरमियान जो है वो राउंड अबाउट वो अपने अखराजात को मेंटेन करके मुझे बजट बना के दे। तो खैर ये तो था थोड़ा सा बजटिंग का। तो लास्ट क्लास में हमने कैश बजट बनाना सीखा था, कैश और डिस्बर्समेंट सीखी थी कि हमने कैश की डिस्बर्समेंट कैसे करनी है और कैश हमने रिसीव कैसे करना है। तो मैं स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ उसकी। हाँ जी, कैश बजट और कैश फोरकास्ट हमने देखी थी। इसमें सेल्स फोरकास्ट कैसे की थी हमने, ये एक एग्जांपल की थी कॉल्सन इंडस्ट्रीज की, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैश रिसीट्स किस तरीके से की है उसने, कि उसको एक सम जो था वो उसने कुछ सेल्स की थी जिसमें से 20% उसको कैश रिसीव हो जाता था, 50% आफ्टर 1 मंथ एंड 30% उसको 2 मंथ्स लेटर उसको पैसे मिलते थे। अब हम चलते हैं कैश डिस्बर्समेंट की तरफ। तो कैश डिस्बर्समेंट में भी इसी तरह का एक स्केड्यूल था कि कुछ उसको कैश पेमेंट मिल रही है 10% के हिसाब से, और 70% जो उसकी पेमेंट थी कैश रिसीव करने की, सॉरी पेमेंट कर वो 70% जो है वो नेक्स्ट मंथ में करता था, और लास्ट मंथ आफ्टर 2 मंथ आफ्टर द लैग ऑफ 2 मंथ्स वो जो है वो बकाया 20% की पेमेंट करता था। तो हमने इसका स्केड्यूल बनाना सीखा था कि किस तरीके से इसका स्केड्यूल बनेगा। अब हम क्या करते हैं, आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की जो कि हमारी बुक में दिए गए हैं। तो लेट मी ओपन अ क्वेश्चन फॉर यू। तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और आपके लिए बुक का क्वेश्चन मैं खोलता हूँ। ये जी बुक का क्वेश्चन है हमारे पास। बुक में ये जो सवाल दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। थोड़ा सा इनहेंस कर दूं मैं ताकि विजिबिलिटी इसकी अच्छी हो जाए। जी, उम्मीद है कि आपको बेहतर नजर आ रहा होगा ये, या थोड़े से मैं इसको प्लस और कर देता हूँ जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम मून एंड कंपनी रिकॉर्ड्स। मून एंड कंपनी के रिकॉर्ड से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई है कि क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें जी, कि मंथ उसने दिए हमें अप्रैल मई जून जुलाई, और सेल्स और परचेजेस की उसने हमें फोरकास्ट दे दी है। हम एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं मून एंड कंपनी का। मून एंड कंपनी कंपनी, ठीक है जी। और मून एंड कंपनी के लिए हम क्या करते हैं जी, अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त। अगस्त में ये महीने की हमारे से उसने रिक्वायरमेंट की है। वो कहते हैं जी सेल्स उसने की है अप्रैल के अंदर 36,000, मई में की है 33,000,
जून में की है 30,000 और जुलाई में की है 39,000। ठीक है जी, ये उसने सेल की है। अब सवाल पढ़ते हैं हम। सवाल क्या है जी? कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स आर नॉर्मली 80% इन द मंथ ऑफ सेल। सबसे पहले जी कैश की कलेक्शन जो है पहले महीने ही वो 80% कर लेता है। मैं इसको 80% मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम इस अमाउंट का 80% ले लेंगे और 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आ गया जी। और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया तो मेरे पास अमाउंट्स आ गई। ले जी, पहली पहली लाइन में से हमें जो इंफॉर्मेशन आई थी, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स आर नॉर्मली 80% इन द मंथ ऑफ सेल, 10% इन द मंथ फॉलोइंग द सेल एंड 9% इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग द सेल। इसका मतलब ये हुआ जी कि पहले महीने में हमने 80% की कलेक्शन कर ली, सेकंड मंथ में हम 10% की कलेक्शन करेंगे और थर्ड मंथ में हम 9% की कलेक्शन करेंगे। और इसके अलावा द बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी अनकलेक्टेबल। अब बैलेंस क्या अमाउंट रहती है? 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90, 90 प्लस 9 इज इक्वल टू 99। तो 1% जो कलेक्शन होगी वो हम उसको बैड डेट्स में कंसिडर करेंगे, अनकलेक्टेबल्स हो जाएंगे, वो हमें अमाउंट नहीं मिलेगी। और हम लोगों को 99% ऑफ 36,000 विल बी रिसीव्ड। तो खैर, जो इंफॉर्मेशन अभी तक यहाँ तक है, इसके थ्रू हम लोग जब सवाल हल करने पे आते हैं तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये थी हमें कि 80% इन द मंथ ऑफ सेल। तो उसके लिहाज से हमने 36,000 का 80% ले लिया, 33,000 का 80% लिया, 30,000 का 80% लिया, 39,000 का 80% लिया। तो ये कलेक्शन थी जो हमें जो कि रिसीव हुई है फर्स्ट मंथ में। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि हमारी गलती ना हो, हम किसी किस्म की गलती ना करें। अब सेकंड लैग है जी, सॉरी, लैग नंबर 1 जो है, लैग 1 यानी कि पेमेंट आफ्टर 1 मंथ हमें कितनी हो रही है, वो कह रहा है जी कि 10% इन द फॉलोइंग मंथ। अब मैं ये क्या करता हूँ, इज इक्वल टू 36,000 शिफ्ट सॉरी इनटू 0.1, 10% पेमेंट आ गई, B4 इंटू 0.1। अच्छा, ये नया फॉर्मूला इसने याद कर दिया। 36,000 का 0.1 मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 8। नो नहीं जी, ये तो बात नहीं बनती। हम इसको फिर अब कैलकुलेशन करते हैं। इज इक्वल टू 36,000 इंटू 0.1 करेंगे। ओहो, इसको अब हमें लगता है चेंज करना पड़ेगा। जी, तो ये हमने इसको कैलकुलेशन कर ली। 36,000 का 10% लिया तो वो 3600 आ गया। और इसी तरीके से हमने जो तमाम अमाउंट्स थी, 33,000 का 10% लिया वो 3300 आ गया, 30,000 का 10% लिया वो 3000 आ गया, 39,000 का 300 हमने लिया तो वो 3900 आ गया। ये लैग 1 था जी। हमें एक महीने के बाद जो ये पेमेंट्स थी, यानी कि सेल वाले मंथ में हमें पेमेंट नहीं मिली, हमें सेल वाले मंथ से नेक्स्ट मंथ में जो पेमेंट्स हम लोगों ने रिसीव की हैं वो हमारी, मैंने आपको मेंशन कर दी, वो 10% थी। अब नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है कि 9% लैग 2 जो है हमारा आ रहा है, वो आ रहा है जी 9% का, कि आफ्टर इन द सेकेंड मंथ, यानी कि दूसरे मंथ के बाद जो हमें पेमेंट्स आ रही हैं वो क्या है जी, वो इस अमाउंट की 9% है, 0.09। तो ये थी बनती 3240। तो अब यही अमाउंट मैंने आगे कैरी ऑन की है, तो हमें पता चल गया जनाब अगस्त के बाद भी हमें पेमेंट्स यहाँ पे रिसीव होगी। तो ये अमाउंट्स जो है ये हमने रिसीव कर ली। और ये थी टोटल अमाउंट्स जो हम रिसीव कर रहे हैं सेल के बाद। अच्छा जी, मैं इसको साथ साथ जो है वो इसको टोटल भी करता जाता हूँ। मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ जी, फॉर्मूलेशन करके इसकी
ऑटो सम कर दिया जी, और इस ऑटो सम को मैंने अभी तक लेके चला गया। अगस्त की पेमेंट, अच्छा जी, ये अच्छा जी, इसको मैंने ऐड किया, ऑटो सम हो गया। जी, ये इस तरीके से मैंने इनका टोटल कर दिया। ये था जी सेल्स का डाटा। और इसके बाद कहता है जी ऑल परचेजेस आर ऑन अकाउंट। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमें कह रहा है कि ऑल परचेजेस ऑन अकाउंट, कंपनी टेक्स फुल एडवांटेज ऑफ द 4% डिस्काउंट अलाउड ऑन परचेजेस पेड फॉर बाय द 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। इसका मतलब ये है कि कंपनी जितनी भी परचेजेस करती है वो वो क्या करती है, कंपनी जो भी जितनी भी परचेजेस करती है वो करती है क्रेडिट के ऊपर। और क्रेडिट पे जो जितनी परचेजेस करती है, ये मैं पहले परचेजेस का डाटा एंटर कर देता हूँ। वो क्रेडिट पे जितनी परचेजेस करती है वो उसका अगले महीने की 10 तारीख से पहले पहले वो पेमेंट देती है। ठीक है जी। और उसको ये फैसिलिटी मिली है कि अगर एक मंथ बाद वो पेमेंट करेगी और 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ से पहले पेमेंट कर देगी कंपनी, तो उसको 4% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब ये अगर 21,000 उसने पेमेंट करनी थी तो 21,000 में से 4% डिस्काउंट उसका हम उसमें से लेस करके तो पेमेंट कर सकते हैं। तो पहली अप्रैल की परचेजेस थी 21,000 की, मई की परचेज है 24,000 की, मई के बाद 18,000 की परचेजेस हैं, और उसके बाद 27,000 की परचेजेस हैं जुलाई के अंदर। ये मैं आपको जैसे ही पेमेंट्स हम करते हैं वैसे ही जैसे जैसे सवाल चलता है मैं वैसे वैसे उसकी एंट्रीज करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले सवाल पढ़ा हुआ है। तो हम लोग जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। लेकिन आपने जब भी सवाल हल करना है तो पहले एक दफा गो थ्रू करें सवाल में है क्या मेंशन किया हुआ है। जी ठीक है जी। Company takes full advantage of the 4% discount allowed on purchases paid for by the 10th of the following month। Following month का मतलब जो आने वाला महीना है। तो इसका मतलब है जी कि हमने नेक्स्ट मंथ में 21,000 की पेमेंट की है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम आ, कितने से, इस डिस्काउंट के बाद हमने अमाउंट लिखनी है यहाँ पे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे जी, इसको 21,000 को मल्टीप्लाई किया 21,000 का, मैं वैसे खुद ही लेके तो बता देता हूँ जी आपको। 21,000 इन 2.04, तो वो बना 840। 840 में से को माइनस कर देंगे हम 21,000 में से, तो वो बन जाएगा 201,201,60। एक महीने बाद जो पेमेंट की हमने 20160 है। 24,000 के अंदर से हम लोग 0.04 मल्टीप्लाई करेंगे, 960 बनता है। 24,000 में से 960 माइनस करेंगे तो वो बन जाएगी 23040 अमाउंट बन जाएगी। इसके बाद 18,000 का जो है 4% लेंगे हम, और तो वो बन जाता है जी 720। 720 18,000 में से निकाल देंगे 720, वो बन जाएगा जी 17,280। इसके बाद 27,000 का जो हम लेंगे 4% 0.04, वो बना जी 1080। 1080 को माइनस कर देंगे 27,000 में से, तो अमाउंट आ जाएगी 25,920। तो ये थी जो अमाउंट जो हमें एक साल बाद, एक महीने बाद हम पे कर रहे हैं जी। तो हम लोग लैग वन हमने कैलकुलेट कर लिए अगस्त तक का, और अब हम आगे चलते हैं। वो कहता है परचेजेस फॉर अगस्त आर बजटेड एट 30,000। परचेजेस वो कहता है कि हमारी अगस्त की जो है वो 30,000 की है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये 30,000 मेंशन कर दिया है।
और 30,000 की अगर परचेजेस होंगी तो पेमेंट ये कब करेगा? अगस्त में नहीं, अब ये पेमेंट करेगा जाके सितंबर में। सितंबर में पेमेंट कितनी करेगा जी? वो 30,000 के अंदर से 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो 1200 है, माइनस 1200 माइनस कर देंगे हम 30,000 में से, तो 28,880 रुपीज, 28,800 अमाउंट बन जाएगी। और हम यहाँ पे पेमेंट में यहाँ पे लिख देंगे इसको। खैर परचेजेस की अमाउंट हमने ट्रीट कर ली है। एंड सेल्स फॉर अगस्त आर फोरकास्टेड एट ₹33,000। सेल्स वो कहता है जी अगस्त की 33,000 होगी। मैं यहाँ पे सेल्स की अमाउंट में सेल्स मेंशन कर रहा हूँ 33,000। फॉर्मूला मैंने पहले ही लगा दिया था यहाँ पे, तो उसकी वजह से उसने कैलकुलेशन तमाम की तमाम कर दी है कि कैश जो था वो 33,000 में से रिसीव हुआ है 26,400 और फर्स्ट मंथ में। उसके बाद जो एक सेम मंथ में रिसीव हुआ, उसके बाद अगले महीने रिसीव हुआ 3300 और उसके बाद लास्ट मंथ में यानी कि थर्ड मंथ में उसको रिसीव हो रहा है 2970 रुपीज। तो ये थी रिसीट और ये थी पेमेंट्स की स्केड्यूल। अब हम आगे चलते हैं। कैश डिस्बर्समेंट्स फॉर एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 7400 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के अंदर कैश डिस्बर्समेंट एक और को बता रहा है हमें, कैश डिस्बर्समेंट हमें बता रहा है कितने की अगस्त के अंदर, मैं ये मेंशन कर रहा हूँ 7400 की। और एक और चीज बताता है, कैश कंपनी कैश बैलेंस ऑन अगस्त 1 वाज ₹22,000। अच्छा जी, इस पॉइंट को भी हम छोड़ देंगे। 1 अगस्त को जो कैश का बैलेंस है 22,000 का, इसको अभी हम ट्रीट नहीं कर रहे। इसको जब हम पार्ट्स हल करेंगे तो उसके अंदर देखते हैं। अब पहले सवाल उसका क्या है, एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन ड्यूरिंग अगस्त। ये सारा जो स्केड्यूल है ये आप ना भी बनाए तो आप ये सिर्फ अगस्त का बना के तो आप ये सवाल हल कर सकते हैं। अब अगस्त का बना के आप कैसे हल कर सकते हैं, वो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए कि आपको पता हो कि जून का लैग की कौन सी अमाउंट अगस्त में आ रही है, जुलाई की कौन सी अमाउंट अगस्त के अंदर आ रही है, और अगस्त में जो पेमेंट्स आ रही हैं वो कितनी आप अगस्त के मंथ में रिसीव कर रहे हैं। और ये स्केड्यूल फिर आप जब बनाएंगे तो आपके पास ये अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगी। खैर जी, मैं इनको टोटल करता हूँ। ये लैग जी मैंने इसका टोटल किया तो ये 33,320 ये अमाउंट बनी है। और जब कैश रिसीट्स का जो मैंने टोटल किया 26,400 को ऐड किया 3900 के साथ और 2700 के साथ, तो ये 33,000 की जो पेमेंट है, ओ सॉरी रिसीट है जो मेरे पास निकल के आ रही है। तो दिस 33,000 और ये कॉलम जो है ये इतना सा जो है अगर मैं बना लेता हूँ तो ये मेरा बन जाता है, ये मेरा जो टोटल आया 33,000 का, दैट इज आंसर फॉर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 का आंसर ये है जी, एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन ड्यूरिंग अगस्त। कैश की कलेक्शन जो अगस्त में हुई है वो 33,000 की है। और अगर मैं इसको एक सेपरेट स्केड्यूल बनाना चाहूँ तो सेपरेट स्केड्यूल भी बन सकता है। और उस स्केड्यूल की एक मैं आपके पास एक डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा, वो आप फॉर्मेट देख लीजिएगा। लेकिन वो बना किस तरीके से है वो ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। दूसरा परचेजेस का जो है मामला, परचेजेस में ये जो अमाउंट है हमारे पास 33,000 की, यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये इसको ऑरेंज में रहने देते हैं, इसको भी हम कर देते हैं ऑरेंज। इन अमाउंट्स का, ये ऑरेंज वाली अमाउंट्स का कोई दारोमदार नहीं है और हमने इन तीनों का दोनों का टोटल लिया है, तो ये अमाउंट बन गई है 33,320। अच्छा जी, कैश अब अगस्त के अंदर हमारे से मांग रहा है कैश डिसबर्समेंट्स ड्यूरिंग अगस्त। अब ये कैश कलेक्शन ड्यूरिंग अगस्त इज 33,000 और कैश डिसबर्समेंट है जी हमारी
33,320 की। ये था जी आपका पार्ट 1 का आंसर और ये था पार्ट 2 का आंसर। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 में क्या कहता है जी? एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस ऑन 31 अगस्त। एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस के लिए हमें एक छोटा सा स्केड्यूल बना लेते हैं जी। कैश बैलेंस मालूम करने के लिए हमें क्या करेंगे जी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? अब इंफॉर्मेशन हम देखते हैं सवाल के अंदर। ये कंपनी कैश बैलेंस ऑन अगस्त 1 वॉज 22,000। अब कंपनी के पास कैश बैलेंस, इसको ओपनिंग का नाम दे देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस था कितना का? 22,000 का। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने रिसीव कितना किया है? कैश कलेक्शन हुई है हमें 33,000 की। तो इन दोनों अमाउंट्स को मैंने ऐड करना है। तो जब मैंने इन दोनों को अमाउंट्स को ऐड किया, कंट्रोल यू इज इक्वल टू दिस शिफ्ट प्लस दिस। तो दोनों अमाउंट्स को ऐड किया तो 55,000 बना। ठीक है। और जब मैंने इसमें से डिस्बर्समेंट को माइनस करना है, डिस्बर्समेंट की अमाउंट है, इसमें मैं लिख देता हूं माइनस। डिस्बर्समेंट की अमाउंट कितनी है जी? हमारी है 33,320 की। तो मैं क्या करूंगा जी? मैं इसको माइनस कर दूंगा टोटल में से। तो इज इक्वल टू 55,000 माइनस 33,320। तो हमारा कैश का बैलेंस आ जाएगा कि अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश का है जी कितना? 21,680। तो ये था जी पार्ट हमारा 3। और इस तरीके से हमने कंप्लीट किया अपना क्वेश्चन नंबर 1। और बड़ा आसान सवाल था ये। पहली दो चीजें हमने सीख ली थी। तीसरी चीज जो है सिंपल थी। ओपनिंग प्लस जो बैलेंस था उसके अंदर जितना हमने इस्तेमाल किया, जितना हमने खर्च किया, उसको प्लस माइनस करके तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस इसका निकल आया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन है ये भी बहुत ही आसान सा सवाल। और इसके अंदर टेक्निकलिटी क्या है? ये सिर्फ अल्फाज का हेर फेर इसमें दिखा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? आदिल एंड कंपनी budgets on an annual basis. The following beginning and ending inventory levels are planned for the year 2004. 2.5 units of raw material are required to produce each unit of finished products. यानी कि 2.5 यूनिट लगता है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल का। 2.5 यूनिट इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स की एक प्रोडक्ट बनती है। उसमें रॉ मटेरियल दे रहा है, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री दे रहा है और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री दे रहा है। ये 3 इन्वेंट्री लेवल हमें दे रहा है। जनवरी 1 आगे रुपीज लिखा हुआ है, ये रुपीज नहीं है, इसको काट के आपने यूनिट्स कर लेना है। 45,000, 20,000, 90,000, 5,800, 58,000, 20,000 एंड 65,000। तो ये यूनिट्स हैं जी। और इसके बाद हम क्या, रिक्वायरमेंट नंबर 1 है जी, इफ आदिल एंड कंपनी प्लान्स टू सेल 5 lakh यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, कंप्यूट द नंबर ऑफ यूनिट्स द फर्म वुड हैव टू मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर। नहीं जी, अब ये सवाल वो कहता है कि आपने 5 साल, सॉरी 5 लाख यूनिट सेल करने हैं। ठीक है जी। कंप्यूट द नंबर ऑफ यूनिट्स द फर्म वुड हैव टू मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर। अब ये बताना है जी कि आपने अगर 5 लाख यूनिट्स आपने सेल करने हैं तो आपने यूनिट्स बनाने कितने हैं? सवाल अगर हम बजटिंग को अपने दिमाग में रखेंगे ना सिंपली, तो हम परेशान हो जाएंगे कि यार ये सवाल हम हल कैसे करें, इसमें तो बजटिंग कहाँ से आ गई, इसको किस तरीके से हम हैंडल करें। आपने बजटिंग वाले फ्रेम ऑफ माइंड से थोड़ी देर के लिए निकल जाना है और आपने याद करनी है अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। सीजीएस स्टेटमेंट अगर आप याद करें तो हम अभी पोर्शन में है फिनिश्ड गुड्स वाले में। अब फिनिश्ड गुड्स में फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है हमें। ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमें? 90,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है हमें कितनी?
65,000 यूनिट्स की। ठीक है जी, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है, उसके साथ साथ में कहता है कि आपके पास आपने जो सेल करने हैं वो 5 लाख यूनिट्स है। ठीक है जी, सोल्ड है। ठीक है जी, सोल्ड आपके 5 लाख यूनिट्स है। अब वो पूछता है जी आपने कंप्यूट द नंबर ऑफ यूनिट्स द फर्म वुड हैव टू मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर। अब आप ये बताएं कि अगर आपके पास फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जनवरी 1 को 90,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री हो 65,000 और आपने 5 लाख यूनिट सेल करने हो, तो क्या आप वो यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं कि जो कि मैन्युफैक्चर होने चाहिए पूरे साल के अंदर? तो इसका जवाब है बहुत आसान तरीका है। वो हम क्या तरीका आजमाएंगे, हम हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, हम लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन है। सो द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड हम किस तरह निकालेंगे? हम उसमें सबसे पहले हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम ऐड करेंगे सेल्स अपनी। सेल्स कितनी है जी? 5 लाख सेल्स। मैं लिख देता हूँ सिंपल पहले फॉर्मूला। सेल्स को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे जी इसमें से ओपनिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने चीजें कितनी, सामान कितना बनाया। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की थी जी? 65,000 की। इसमें हमने ऐड किया 5 लाख यूनिट्स और उसमें से हमने माइनस कर दिया 90,000, तो हम लोगों ने 4,75,000 यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर की है। वो कैसे? अब 90,000 में आप जमा करें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली 4,75,000 यूनिट्स की, तो ये कितना हो गया जी? ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ये रिवर्स कैलकुलेशन है, प्लस मैन्युफैक्चर्ड, या तो कितना हो गया? इक्वल्स टू, ये आ गया 5,65,000। ठीक है जी, और आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है जी? क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने माइनस कर देनी है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी दैट इज 65,000। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? कंट्रोल, कंट्रोल यू, आपके पास आ जाएगा 5 लाख यूनिट जो कि आपको सेल करना है। तो ये था जी आराम से एक तरीका जिसमें से हम निकाल सकते थे कि नंबर ऑफ यूनिट्स द फर्म वुड हैव टू मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर। आपने कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करना है, आप सिंपल तरीके से यहाँ से भी निकाल सकते हैं 4,75,000। यहाँ पे भी आप सिंपली सीजीएस के अंदर पुट फॉरवर्ड किया तो आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ। तो ये था जी आपका पार्ट ए। अब पार्ट बी थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम देखते हैं क्या है। 2.5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्योंकि ये 2.5 यूनिट्स की बात कर रहा है रॉ मटेरियल के, पहले वो बात कर रहा था फिनिश गुड्स की। तो फिनिश गुड्स के अंदर वो ये हमें ये नहीं कह रहा था कि आपने फिनिश गुड्स भी 2.5%, हमें सिंपली उसने कैलकुलेट करके दे दिया था कि आप फिनिश गुड्स की कितनी तादाद बतानी है। हमने हमने रॉ मटेरियल की उसमें तादाद नहीं बतानी थी। अब हमें पार्ट 2 में सवाल करता है कि 5,50,000 यूनिट्स वर टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय आदिल एंड कंपनी during the year, determine the amount of raw material to be purchased। अब हमने रॉ मटेरियल की अमाउंट देखनी है कि रॉ मटेरियल कितना हमें परचेज करना पड़ेगा। उसके लिए ये इंफॉर्मेशन बड़ी जरूरी है कि 2.5 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल जो है उससे मिलकर एक फिनिश गुड्स बनता है। तो अगर हमें फिनिश गुड्स 5,50,000 बनाने हैं तो उसमें रॉ मटेरियल कितना पड़ेगा?
वो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू 5,50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हमें पता चलेगा कि हमारा रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.5 से, तो रॉ मटेरियल वो क्या हो गया भाई, इसको 5,50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हमारे पास आएगा 13,75,000। तो इतना हमें रॉ मटेरियल चाहिए यूनिट्स में, जो कि हम इस्तेमाल करके तो अपना फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं, इफ 5,50,000 फिनिश यूनिट्स वर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय आदिलन कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड। अब ये फिर याद करें जी, रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की मटेरियल, उसके अंदर हम क्या करते हैं जी, परचेजेस, परचेजेस ऑफ, ऐड करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, और फिर उसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है जी, रॉ मटेरियल अवेलेबल और यूज आ जाएगा हमारे पास। ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है हमारे पास रॉ मटेरियल की, वो है जी हमारे पास कैजुअल में लिखा है 45,000 की, और परचेजेस हमने कितनी करनी है ये हमें अभी फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग इन्वेंटरी हमारे पास कितनी आ रही है, क्लोजिंग इन्वेंटरी हमारे पास आ रही है जी 58,000 की। ये इंफॉर्मेशन जो थी हमारे पास अवेलेबल थी, और हमें कितना चाहिए था, हमें 11 लाख मटेरियल चाहिए था। हमें ये वाली अमाउंट दे दी हुई है उसने, 11 लाख, नहीं ये अमाउंट नहीं दी हमें, हम इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं पहले। और वो फॉर्मूला क्या था जी, क्लोजिंग प्लस करेंगे हम उसमें परचेजेस, और फिर उसमें से माइनस करेंगे हम ओपनिंग। तो वो क्या फॉर्मूला हमने लगाया था, उसमें क्लोजिंग क्या चीज थी हमारी, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी जी इज इक्वल टू 58,000, 58,000, फिर उसमें ऐड किया था हमने, कितने हमें मटेरियल चाहिए था जी, 11 लाख, सॉरी 13,75,000, 13,75,000 चाहिए था हमें, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। 13,75,000 हमने जब ऐड किया, तो उसमें से हम माइनस करेंगे 45,000, सॉरी 45,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आएगी अमाउंट कितनी, 13,68,000। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे 13,75,000। ठीक, तेरह लाख 30,000। सो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया जी, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपने ऐड की परचेजेस और उसमें से ओपनिंग माइनस कर दी, तो आपके पास रॉ मटेरियल आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने खरीदना है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, और पार्ट 1 में हमने कैलकुलेट कर लिया कि compute the number of units the firm would have to manufacture during the year, कि कंपनी ने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने थे, वो थे 4,75,000। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने क्या, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड। तो रॉ मटेरियल जो हमने परचेज करना है वो 13 लाख, सॉरी 13,00,000 और 13,88,000 का रॉ मटेरियल जो है हमने परचेज करना है। इसमें थोड़ी सी गलती हो रही है, तो इसको हम अभी रहने देते हैं। हम सिर्फ सिंपली इस चीज के ऊपर रहते हैं कि 13,88,000 का मटेरियल जो है वो परचेज करना है। ठीक है जी, और अब ये हो गया।